दोस्तों, नफ़रतों के इस मौसम में, उदासियों के इस माहौल में, बीमारियों बलाओं के इस मौसम में अगर कोई शख्स आपके लबों पर तबस्सुम बिखेरने का बहाना बन रहा है तो उसके हिस्से में उसके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। जनाब संपत सरल उर्दू मुशायरों और हिंदी कवि सम्मेलनों का ऐसा मोतबर तरीन हवाला है कि जिनकी मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। मैं बहुत न वक्त लेते हुए जनाब संपत सरल को आपकी रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। अब माला भी मत पहनाना और चाय भी मत लाना, क्योंकि 2014 वाली बहुत भारी पड़ रही है। बहुत अच्छी, क्या बात। एक तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज आपने ये टीम बहुत अच्छी चयन की। हाँ, मैंने कई नौजवान दोस्तों को सुना, बड़ी संभावनाएं। आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना जैसे पूरी भीड़ का लोड अकेले पे आ गया हो। हाँ, मस्ती है। अब आप रंग में आ गए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब लोग। वरना तो पिछले दिनों में एक कवि सम्मेलन में फंसा, एक कवयित्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई, वंदना अपनी जगह, मांग वाजिब है। अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी, आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद दूं कि आज आपने टीम बहुत अच्छी चुनी। अभी हम संचालक को सुनेंगे, शकील आजमी भाई को सुनेंगे। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं 2 रचनाएं आपको सुनाता हूं। जनाब, अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करें। मैंने कहा जी, बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलता हूं। मेरी इमेज लोगों ने मोदी विरोधी बना दी। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि 2019 में मोदी जी अपने काम के दम पर दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। क्या बात। लेकिन मैं सहज रहता हूं। फासिज्म से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। जिस दौर में इस तरह की स्थितियां हो तो हंसना शुरू कर दो। हाँ, उसका सबसे बढ़िया इलाज है हंसना, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो, वो मजाक से बहुत डरता है। जब 2019 में फिर चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो एक सज्जन ने मुझ पर व्यंग्य किया। वो जीत रहे थे, बढ़त मिल रही थी धड़ाधड़। बोले, और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं सहज रहता हूं। मैंने कहा जी, हालचाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते हैं। उसने फिर दहला मारा। बोले, फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैं कहा, अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने संपत भाई, वाह वाह वाह। बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने ऐसे मजाक में कह दिया, बोले, संपत सरल जी इतना तीखा लिखते हो, कभी छापा वापा वाले आ जाएंगे। मैंने कहा जी, एक हिंदी के लेखक की लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा गबन के नाम पर क्या मिलेगा। और फिर अगली बात पर आपकी दाद उठेगी। जो मैंने जवाब दिया सच्ची घटना है। मैंने कहा, फिर भी अगर ऊपर के किसी आदमी के दबाव में मुझे फंसाने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती फंसाओगे, तो मैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। गैर भाजपा में कोई भी भ्रष्ट आरोपी और अपराधी हो, बीजेपी में आते ही उज्जवल हो जाता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। क्या कहने सर, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तो आप भरपूर आनंद लो। आ जाओ, कोई बात नहीं।
क्या बात। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। काफी शायरों को आपने सुना। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, भले ही थोड़ी संख्या में सही, माताएं बहनियां बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो आपको तालियां बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की गुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़ी ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, वो आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और प्रेम के मामले में मेरे मित्र का त्याग तो महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। भारतीय भाषाओं की स्थिति देखिए आप, व्यंग आप तक पहुंचेगा। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरे मैंने ट्रकों से कुछ शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। क्या बात। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिलेगा उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये हिदायत देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते में मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। तो जो चुनौतियां हैं कैरियर की, समाज की, परिवार की, देश की इन हालातों से गुजर रहा है। मोहनलाल भास्कर जी की किताब मैंने पढ़ी है। मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। मैंने कुछ दर्जने भर किताब अच्छी पढ़ी है, उनमें से एक किताब ये भी है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ें इसको। वैसी किताब लिखना तो छोड़ो, आज तो कोई मुंह से निकाल देगा तो ही देशद्रोही घोषित कर देंगे। पिछले 7-8 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये समय बड़ा विपरीत है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी छोटी 2 रचनाएं सुना देता हूँ आपको। इसका शीर्षक सुनकर के आप आनंदित हो जाएंगे।
एक अच्छी बात है कि आज आपने नेता नहीं बुलाए, अधिकारी बुलाए। ऐसा क्या? नहीं, अच्छी मोहब्बत है। मैं तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सामने एक विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। मतलब विश्व की इतनी बड़ी राजनीतिक दल अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में किस तरह से तोड़फोड़ कर रही है। मेरे ख्याल से 2024 में अगर इसी तरह तोड़फोड़ चलती रही तो 24 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो सकता है हाथ के पंजे में कमल का फूल। तो विसंगतियों से व्यंग निकलता है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, मैं टाइटल पढ़ता हूं, आप आदेश देंगे। शकील आदमी भाई साहब पहली बार सुनेंगे। मन की बात। मैं गद्य पढ़ता हूं, कविताएं नहीं पढ़ता है। उर्दू में जिसे नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। शरद जोशी जी ने और केपी सक्सेना जी ने शुरू की थी, अब अकेला मैं पढ़ता हूं। देखिए आप, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। अब व्यंग पर आपका ध्यान जाएगा। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और अब आप व्यंग पर ध्यान देंगे, बारीक बात देखें। वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह। और व्यंग पर दाद तो अब मिलेगी आपकी, बल्कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है। भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे हम छोटे बच्चों को कक्का बारकड़ी सिखाते हैं, मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है।
सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, और व्यंग पर आपके हाथ खामोश नहीं रहे, देखें आप, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुने। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। एक रचना और सुना देता हूं आपको। मोहब्बत। बहुत अच्छे संपत भाई, वाह वाह वाह। मैं अभी जैसे स्मार्ट सिटी की बात की, आदर्श गांव की बात की, पूरी दुनिया का नज़ारा आप देखें, दो चीज़ें होती हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की ज़रूरत है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीज़ें बना करके ज़रूरत पैदा करना। हम उस दौर से गुजर रहे हैं, और ये जो भी कुछ आप देख रहे हो सब उसी आवारा पूंजीवाद की देन है। पूरी दुनिया का नज़ारा आप देखें, खैर ट्रंप के हारने से तो अमेरिका तो बच ही गया, बाकी दुनिया भी थोड़ी बहुत बच गई। बाकी आप जिनपिंग, पुतिन, बोल्सोनारो, वहाँ वाले या यहाँ वाले किसी को भी देखें, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है, जबकि असल में 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। इस बात को गांधी समझते थे। वहीं से मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला और उसमें विजय भी मिली, सत्याग्रह अपने किसानी आंदोलन पे तो क्या मैंने बहुत लिखा, वो ऑडियो आप तक पहुंच ही रहे हैं। मैं 3 दिन रुका, चारों बॉर्डर घूम के आया था, साल भर पहले की बात है। मैंने तभी कह दिया था, किसान आंदोलन का पूरा और सारा वो देख करके उसकी सफलता के प्रति मैं आश्वस्त था। मैं कहा भाई, कोरोना की वैक्सीन हो सकता है आधी अधूरी आई हो, लेकिन मोदी सरकार की वैक्सीन पूरी आ गई। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। किस तरह से झांसे पे झांसे दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जाता है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक बहुत बढ़िया कमेंट है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। हाँ, मैं एक रचना आपको सुना देता हूँ। इंडिया डिजिटल हो ही गया है और बहुत लाभ भी उसका मिल ही रहा है अपने को। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ रुपया 59 मिनट में लोन ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। और व्यापार तो साहब इतना आसान हो गया, कोई भी आदमी किसी भी समय कोई भी व्यापार कर सकता है। अभी तो मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट मिल रहा था। वहां जाकर के मुझे पता लगा कि आज धनतेरस है। तो दुकानदार मेरा मित्र था, उसने मजाक कर दिया, बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या। अब चूंकि मैं हास्य व्यंग का लेखक हूं तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 कारणों से आपकी दुकान पे आया हूं। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गए, बोलो ठीक कह रहे हो। मैं भी सोच रहा था दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे मैं भी थोड़े से बर्तन लगा लेता तो 2 पैसे ठीक से कमा लेता। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं।
मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। पूंजीवादी ताकतें बड़ी सफाई से आदमी को इस्तेमाल किया है, तो सोशल मीडिया पे अपने को भी उलझाते हैं, गाली गलौच, अभद्र भाषा, ये वो सारा। राम भी जानता है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल कौन कर रहा है और सच्ची भक्ति कौन कर रहा है। आडवाणी जी के समझ में आ गया ना आज कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। है? बहुत अच्छे संपत भाई। भाई राम की सबसे ज्यादा कृपा तो आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। है? तो कुछ ताकतें हैं जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी सरकार काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग बेरोजगार हैं, उनको काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। देंगे ना, अयोध्या वाला हो गया, मथुरा के प्रोजेक्ट पे लगा दिया ना काम, अब काम देंगे सबको। यही काम होते हैं ऐसी सरकारों के पास। एक आदर्श भारतीय गांव की राजनीति ज्यादा जटिल है, गांव की चुनौती और संघर्ष शहर से ज्यादा जटिल है। बस गांव में शहर में दो अंतर हैं। एक तो गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाजवाब होता है। दूसरा, गांव में जातीय कट्टरता होती है लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होता, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। शहर में जातीय कट्टरता नहीं होती है लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष होता है। मैंने वहीं से ये चीजें निकाली है। एक आदर्श भारतीय गांव, हाँ यहां मैं बताता हूं। लोग शहर में रहकर के रूमानी चश्मे से गांव देखते हैं, गांव वैसे नहीं है। गांव के लोगों के बीच में जाकर के रहो तो पता लगे कि उनकी सुविधा, दुविधा, चुनौती, संघर्ष क्या क्या है। मेरे ख्याल से गांव आज भी फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल और श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में जैसा किया गया है वर्णन, वैसे के वैसे ही है। हाँ, एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान वही है आज भी। हाँ, एक आदर्श भारतीय गांव, अंतिम रचना है। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। हाँ। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। क्योंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। बात अच्छी लगे तो बताते भी रहे मुझे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी चौधरी ने, पटेल ने, सेठ जी ने, ये लोग बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था और बारीक व्यंग पकड़ना, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और आज की शाम आपके इस पवित्र मंच पर मोहनलाल भास्कर जी की स्मृति में होने वाले इस कार्यक्रम में इससे तीखा और खरा कह नहीं सकता था। बात अच्छी लगे तो भरपूर समर्थन करना मेरा। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है? देखिए आप, यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। क्या बात है संपत भाई, वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बात ही आपके लिए ठीक, बहुत सरल है आप। कोई नहीं। देखो, महिलाओं पे शेर पड़े जा रहे थे तो कैसे उछल उछल के तालियां बजा रहे थे, और मैं महिलाओं की पक्ष की बात कर रहा हूं तो सब खामोश है। अजी, स्त्री की ताकत पुरुष से कई गुना बड़ी है। उसका त्याग और समर्पण पुरुष से बहुत बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया।
आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और व्यंग पकड़ना बारीक, गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। वाह वाह। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, और एक शब्द का आनंद लेना, सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। और अगला व्यंग फारूकी साहब तक पहुंचा देना। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। और अब जो गांव की असली समस्या है, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में ख जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि ख जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। क्या कहने सब, और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब बजेंगी आपकी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और ये शिक्षण संस्थान के प्रांगण में कवि सम्मेलन मुशायरा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, उस देश के क्या अच्छे दिन आएंगे जहाँ शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल हो। सो जाओ तुम, सो जाओ, कल हाँ। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं। समापन की तरफ बढ़ रहा हूं, बहुत मोहब्बत दी आपने। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन।
मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। वाह वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। वाह। अब इसका समापन कर रहा हूं, समापन पर तालियां बजा देना वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। गांव की मोहब्बत देखें, सांप्रदायिक सद्भाव देखें, हम साक्षी रहे इस बात के। देखें जो हो गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ। तमाम शायरों को यह मोहब्बत समर्पित है। रास्ते में लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ। पूछ बैठे चरणदास जी, ये जूते कहाँ से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं? इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। वाह 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 वाह।